हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की माइक्रोबायोलॉजी की क्लास में हम बात करने वाले हैं जनरल कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया अर्थात जीवाणुओं के सामान्य लक्षणों की। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको इससे पहले की कक्षा में बता दिया गया था कि किस तरीके से जो सूक्ष्म जीव हैं वो इस प्रकृति में पाए जाते हैं और अपना महत्वपूर्ण रोल जो है वो अदा करते हैं, और जीवाणु जो हैं उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीव है। तो यहाँ पर हम जो चर्चा कर रहे हैं वो जीवाणु में जो कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं, क्या इनके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, उनकी चर्चा करेंगे। तो जीवाणुओं के सामान्य लक्षण को जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि जीवाणु से संबंधित जो जानकारियाँ विभिन्न वैज्ञानिकों के बारे में दी गई हैं उनको हम पता कर लेते हैं। बोर्ड पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल को बना हुआ है, जिससे कि आप इसके सामान्य लक्षणों को आसानी से समझ पाएँ। जैसा कि आपको अभी हम चर्चा कर रहे थे कि जीवाणु से संबंधित जो कार्य है वो किन किन वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है, यहाँ पर हम महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों को लेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बैक्टीरिया की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी। तो आप सभी जानते हैं एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले इन सूक्ष्म जीवों को देखा था खुद के द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। इन्होंने इस काम के लिए दांत की खुरचन, जल या लार, इस तरीके की जो मटेरियल है उनको सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखा तो इनको बहुत छोटी छोटी संरचनाएं दिखाई दी, और इन संरचनाओं को इन्होंने नाम दिया था एनिमल्क्यूल। एनिमल्क्यूल या जंतुक इन्होंने नाम दिया था। हालांकि ये जो है ये बता नहीं पाए कि ये संरचनाएं कौन कौन सी हैं, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि इन्होंने बहुत सराहनीय कार्य किया इन सूक्ष्म जीवों को एक तरीके से खोजने में। और बाद में जब एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने इन संरचनाओं को देखा तो एक वैज्ञानिक है एहरेनबर्ग ने जो है सन 1829 में जीवाणु नामकरण किया, अर्थात जो बैक्टीरिया नाम दिया गया था वो एहरेनबर्ग के द्वारा दिया गया था। और ल्यूवेनहॉक ने जो खोज की थी वो 1675 ईस्वी में की थी बैक्टीरिया की। तो एक लंबा जो है गैप है इन दोनों के बीच में। एहरेनबर्ग ने नाम दिया और साथ ही साथ कैरोलस लीनियस ने इनको वर्मीज वंश में रखा था। इसके पश्चात अगर हम देखें तो लुई पास्चर जो हैं, लुई पास्चर ने इनकी प्रकृति और साथ ही साथ कई चीज़ों को समझाने के लिए बहुत सारा सराहनीय वर्क किया है। लुई पास्चर के द्वारा ही किण्वन और प्यूइन जैसी क्रियाओं की खोज की गई जो कि जीवाणुओं के द्वारा संपन्न होती है। इसके अलावा लुई पास्चर ने जो है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज दिया था, अर्थात कि जो रोग हैं वो जीवाणुओं के द्वारा, जर्म्स के द्वारा होते हैं। यह भी जो है लुई पास्चर ने सिद्ध किया था। इससे पहले जो है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन अर्थात स्वतः जनन का सिद्धांत जो है वो माना जाता था, और जिसमें लोग ये मानते थे कि जो जीव हैं उनकी उत्पत्ति स्वतः होती है या निर्जीव मटेरियल से होती है, निर्जीव पदार्थों से होती है। तो इस तरीके से इन्होंने लुई पास्चर ने जो है बहुत बेहतरीन काम किया इस दिशा में। आपको एक अलग से वीडियो में जब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी तो उसमें आपको इन सभी के बारे में डिटेल में चर्चा की जाएगी, लेकिन यहाँ पर हम जो चर्चा कर रहे हैं वो केवल बैक्टीरिया से जुड़े जो साइंटिस्ट हैं उनके जो कार्य हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा रॉबर्ट कॉच ने जो है एक जो है प्योर कल्चर तकनीक जो है जीवाणुओं की या शुद्ध संवर्धन तकनीक वो विकसित की। इसके अलावा रॉबर्ट कॉच ने बहुत सारे जो बीमारियों के जो जीवाणु हैं, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण डिजीज है उसके जीवाणु की, इसके अलावा हैजा, इन सभी जो के जो बीमारियों के जो जीवाणु हैं उनकी खोज की और इन बीमारियों के बारे में बताया कि किस तरीके से ये जीवाणुओं से होती हैं। अगर हम देखें नेक्स्ट नाम तो जो है ब्यूरिल ने बताया कि जो जीवाणुओं के द्वारा पादपों में जो रोग उत्पन्न किए जाते हैं, या कह सकते हैं कि इनका इम्पोर्टेंस बताया प्लांट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पादपों में जो बीमारियां हैं वो इन जीवाणुओं के द्वारा की जाती हैं, तो वो ब्यूरिल ने बताया। इसके अलावा आपने ग्राम अभिरंजन का नाम सुना होगा, जिसकी सहायता से हम जीवाणुओं का अभिरंजन करते हैं और उनको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में बांटते हैं। तो ये अभिरंजन की जो तकनीक है वो इजाद की थी हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने, और यह तकनीक जो है
वो इन बैक्टीरिया को अभिरंजन के आधार पर 2 बड़े वर्गों में बांटती है, आपको जैसा कि अभी बताया, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था। साथ ही साथ इन जीवाणुओं को जेनेटिक मटेरियल इनमें जो पाया जाता है उसके संबंध में एवरी मैक्लियोड और मैकॉट इन्हें डीएनए का होना प्रमाणित किया और बताया कि इन जीवाणुओं में जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो डीएनए ही होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इन जीवाणुओं में कौन कौन से सामान्य लक्षण पाए जाते हैं। इसको हम बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे क्योंकि डायग्राम जो है वो आपके सामने बना हुआ है और डायग्राम में हम चीज़ों को देख लेते हैं और उन्हीं चीज़ों पर जो है हम चर्चा करेंगे। और आप इस डायग्राम को अगर समझ गए तो आप आसानी से जीवाणु के सामान्य लक्षणों को बता सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई हमें याद रखने या रटने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो जीवाणु है वो किस प्रकार की कोशिका है। आपको इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें बताया था कि जो सूक्ष्म जीव हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका के रूप में पाए जाते हैं और साथ ही साथ यूकैरियोटिक रूप में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक के रूप में जैसे कि जीवाणु, नीलहरित, शैवाल बताया था आपको। तो जो बैक्टीरिया है वो एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है और प्रोकैरियोटिक कोशिका के मायने आप सभी जानते हैं कि ये ऐसी कोशिका है जिसमें जो कैरियन है अर्थात जो केंद्रक है वो आद्य प्रकार का केंद्रक है। तो आपका जो लक्षण है, सबसे प्रमुख लक्षण यही हो गया कि जो बैक्टीरिया है या जीवाणु कोशिका है वो एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है और इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो आपका केंद्रक है झिल्लीबद्ध या झिल्ली आबद्ध नहीं होगा, बिखरी हुई अवस्था में पाया जाएगा और इसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोइड या केंद्रकाव। इंसिपिएंट न्यूक्लियाई भी कहते हैं इसको। तो केंद्रकाव इस कोशिका में पाया जाता है और यह बिखरी हुई अवस्था में पाया जाएगा। तो ये तो बात हो गई इसकी कोशिका की। कोशिका की बात कर लेते हैं हम इसके हैबिटाट या आवास के बारे में। तो हैबिटाट या आवास की अगर हम बात करें तो जीवाणु जो है इस प्रकृति में कह सकते हैं कि हम सर्वव्यापी हैं, सभी जगह पर पाए जाते हैं, चाहे जल हो, थल हो या है फिर आपका वायु हो, सभी जगह पर ये अपनी उपस्थिति दर्शाते हैं। चाहे परिस्थितियाँ किसी भी तरीके की हो, प्रतिकूल से लेकर के अनुकूल, बर्फ वाले स्थानों पर, बहते हुए झरनों, जो भी आवास इस प्रकृति में मौजूद हैं लगभग सभी जगह पर जीवाणु जो है वो पाए जा सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो जीवाणु हैं वो आवास की दृष्टि से सर्वव्यापी होते हैं। सेल में अब आगे चलते हैं कि सेल की हम बात कर रहे थे। तो प्रोकैरियोटिक चूँकि कोशिका है तो इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में सबसे पहले अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि अलग कलर से जो है हमने सेल वॉल बनाया हुआ है। तो जीवाणु कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और यह कोशिका भित्ति पादपों से अलग मटेरियल से बनी हुई होगी। हालांकि कुछ जीवाणु में सेलुलोज भी पाया जाता है, लेकिन जो जीवाणु हैं उनमें अधिकांश में जो कोशिका भित्ति बनी हुई होती है वो पेप्टिडो ग्लाइकान से बनी हुई होती है। म्यूग्रामिक अम्ल और इस तरीके के पदार्थ पाए जाते हैं इसमें। तो ये जो कोशिका भित्ति है इसके अंदर कोशिका झिल्ली भी पाई जाएगी और साथ ही साथ इस कोशिका भित्ति के ऊपर श्लेष्म से बना कैप्सूल भी पाया जाता है। तो ये भी जो है इनका सामान्य लक्षण है। स्लाइम लेयर इस पर मौजूद रहती है। कोशिका भित्ति जो है वो म्यूकोपेप्टाइड से बनी हुई होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें पोषण किस तरीके का पाया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं जीवाणु जो है पोषण की दृष्टि से अगर हम देखें तो अधिकांश जो जीवाणु होते हैं वो सैप्रोफाइटिक होते हैं या पैरासिटिक होते हैं, अर्थात भोजन के लिए दूसरे चीज़ों पर निर्भर होते हैं। हालांकि जो है कुछ बैक्टीरिया स्वयंपोषी भी होते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और खुद का भोजन वो खुद भी बनाते हैं। तो बैक्टीरिया कैसे कहने का मतलब ये है कि एक वाइड रेंज दर्शाते हैं पोषण के लिहाज से, चाहे वो पैरासिटिक के रूप में हो, चाहे वो सैप्रोफाइटिक के रूप में हो, चाहे वो ऑटोट्रोप के रूप में हो। अब हम देखें तो जैसा कि आपको
न्यूक्लियस के बारे में बता रहे थे, तो न्यूक्लियस जो है यहाँ पर न्यूक्लियोइड के रूप में पाया जाएगा और ये बिखरी हुई अवस्था में मौजूद रहता है। इस न्यूक्लियोइड के अतिरिक्त जीवाणुओं में एक अतिरिक्त जो है ये संरचना पाई जाती है जो डीएनए से निर्मित होती है, लगभग सर्कुलर संरचना ये होती है, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। यह एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर है जो कि पाई जाएगी आपके न्यूक्लियोइड के पास में ही पाई जाती है प्लाज्मिड। इनका एक महत्वपूर्ण लक्षण है प्लाज्मिड का पाया जाना। साथ ही साथ आप इसमें देख सकते हैं कि चूंकि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो यहाँ पर यूकैरियोटिक कोशिका की भांति आपको जो झिल्लीबद्ध कोशिकांग हैं वो नहीं पाए जाएंगे। झिल्लीबद्ध कोशिकांग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया या अंतःद्रव्य जालिका, राइबोसोम, इस तरीके के जो झिल्लीबद्ध कोशिकांग हैं वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यह भी एक इनका महत्वपूर्ण करैक्टर है। तो जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं जो श्वसन से संबंधित होती हैं। जीवाणु जो है वो फ्लैजिलम भी रखते हैं, कुछ जीवाणु में पाया जाता है, कुछ में नहीं। तो फ्लैजिलम भी जो है इनमें पाया जाता है। इसके अलावा इनमें पाइलस या रूम पाए जाएंगे, छोटी छोटी जो संरचनाएं होती हैं वो भी इसमें पाया जाता है। और इस साइटोप्लाज्म जो कि कोशिका के अंदर भरा हुआ है, इसमें पाया जाएगा कई सारे पदार्थ, जैसे कि आपका डीएनए, आरएनए। डीएनए जो है आपको बताया न्यूक्लियोइड में है ही मौजूद, आरएनए पाया जाएगा और राइबोसोम इसमें पाए जाते हैं। चूँकि प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो राइबोसोम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। 70S प्रकार के राइबोसोम यहाँ पर पाए जाते हैं। क्लोरोफिल की अगर बात करें तो यहाँ पर जो क्लोरोफिल मिलेगा वह बैक्टीरियो क्लोरोफिल मिलता है, जो कि पादपों में पाए जाने वाले क्लोरोफिल से अलग है। और इस क्लोरोफिल की मदद से जो जीवाणु हैं वो भोजन निर्माण करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। जीवाणु कोशिका में अगर हम जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो जेनेटिक मटेरियल आप यहाँ देख सकते हैं चित्र में, डीएनए और आरएनए यहाँ पर दोनों ही प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल उपस्थित होते हैं। डीएनए भी पाया जाएगा, आरएनए भी पाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन्स का अभाव होता है। और रेस्पिरेटरी जो एंजाइम्स हैं वो आप देख सकते हैं कि ये पाए जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से संलग्न पाए जाते हैं। यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाएंगे ये। और अब हम बात कर लेते हैं इसमें जनन की। तो जनन की जो विधि है जीवाणु में वो दोनों ही प्रकार की पाई जाती हैं। अगर हम कायिक जनन की देखें तो कायिक जनन जो होता है इसमें बाइनरी फिशन के द्वारा या बडिंग, इस तरीके की जो मेथड हैं उसके द्वारा देखने को मिलता है। अलैंगिक जनन के लिए विभिन्न प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, जैसे कि एंडोस्पोर्स है या फिर विभिन्न प्रकार के जो लिविंग स्पोर्स हैं वो इसमें पाए जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम देखें तो डायरेक्ट तौर पर जो है जीवाणु में नहीं पाया जाता, वरन इससे मिलती जुलती जो चीज़ें हैं वो इनमें देखने को मिलती हैं। और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल का पुनर्संयोजन करते हैं, जैसे कि ट्रांसडक्शन के माध्यम से या कॉन्जुगेशन के माध्यम से या फिर ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से। तो ये तो बात हो गई इसके जनन की। और साथ ही साथ इस बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टर्स की। तो आप निश्चित तौर पर इनके जनरल कैरेक्टर्स को आसानी से समझ गए होंगे। और डायग्राम भी जो है आप देख सकते हैं। एक बार हम डायग्राम पे पुनः नज़र डाल लेते हैं। आप यहाँ देखिए, सबसे बाहर जो है इस कोशिका में वो कैप्सूल है जो कि सबसे बाहरी आवरण बनाता है। इसके पश्चात कोशिका भित्ति है, सेल वॉल है, जैसा कि आपको पहले बताया कि म्यूकोपेप्टाइड से बनी हुई होती है। इसके नीचे सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशन से यहाँ पर मीजोसोम का निर्माण हो रहा है। और ये मीजोसोम जो है वो श्वसन से संबंधित कार्य जीवाणु में करते हैं। अंदर जो है ये साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि साइटोप्लाज्म में ये हमें एंडोस्पोर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा
जो है हमें न्यूक्लियोइड दिखाई दे रहे हैं, न्यूक्लियोइड या केंद्र का। पॉलीराइबोसोम दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे राइबोसोम जो जुड़ जाते हैं तो पॉलीराइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम के बारे में आपको यहाँ बता दिया गया है, 17 इस प्रकार के राइबोसोम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आरएनए भी जो है मौजूद रहता है। बड़ी जो संरचना आप देख सकते हैं दिखाई दे रही है यहाँ पर, जिसको हम फ्लैजिलम कहते हैं, और जो छोटी छोटी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं बालनुमा, उनको हम पाइलस भी कहते हैं। इसके अलावा जो इसका न्यूक्लियोइड है उसके अतिरिक्त हम देख सकते हैं यहाँ पर प्लाज्मिड पाया जाता है, जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर समझा बैक्टीरियल सेल्स को। आज की हमारी ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।